सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर 13 की वीडियो कल ही डाली थी और उस पर एक बच्चे का कमेंट आया कि सर प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से चैप्टर 14 कल तक डाल दो। तो वैसे तो मैं 2 दिन गैप लेके वीडियोस डालता हूँ, बस उस बच्चे के रिक्वेस्ट में ना मुझे मतलब एक ऐसा वो दिखा कि जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चैप्टर की, और इसीलिए मैंने बाकी काम रोक कर सबसे पहले इस वीडियो को बनाया है भाई। तो इससे समझ आ सकता है आपको मेरे लिए आप लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे चलते रहते हैं, देखते हैं क्या क्या जानने को मिलता है। वैसे तो भाई नाम से ही पता चल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड कैसा है देश का उसके बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, तो बहुत कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी है आपको, वो आप मेमोराइज रखोगे, बहुत अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहली चीज यहां पर हमको डिफाइन करके दे रहे हैं टेक्स्ट बुक में, ट्रांसपोर्टेशन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह पर, चाहे लोगों का मूवमेंट हो चाहे सामान का मूवमेंट हो, इस मूवमेंट को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसी भी देश के इकोनॉमिक और फिजिकल प्रोग्रेस में। तो देश की इकोनॉमी किस तरह से डेवलप करती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है भाई। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा आपके देश में, आपकी इकोनॉमी उतना ज्यादा ग्रो करेगी। दूसरा, आपके देश में और बाकी चीजों का भी डेवलपमेंट होगा, चीजें समय से सब जगह पहुंचेगी। अब आप देखो, इसीलिए गवर्नमेंट है आजकल एक्सप्रेस वेज पर ज्यादा फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस वेज बनाया जाए, सामान को और जल्दी जगहों तक पहुंचाया जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट चला रही है गवर्नमेंट, जिसमें सेपरेटली एक मालगाड़ी के लिए अलग से लाइन बनाई जा रही है। बाकी अभी आजकल जनरली मोस्ट ऑफ जगहों पर ऐसा है कि जो पैसेंजर ट्रेन है और जो सामान ले जाने वाली ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, सब एक ही ट्रैक पर मूव कर रही हैं। तो कई बार ट्रैफिक की वजह से, इश्यूज की वजह से कभी एक ट्रेन को रोका तो डिले होता है। अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है, प्लान कर क्या रही है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई जगहों पर लाइनें बिछ भी चुकी हैं। सेपरेट लाइन की भाई, सामान के ट्रांसफर में ना कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, वहां इकोनॉमी पे बहुत कुछ उसका असर आ सकता है। तो वो फटाफट सामान टाइम से हर जगह पहुंच जाए, उसके लिए अलग से लाइनें बिछाई जा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप इससे समझ सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। डिस्टेंस प्लेसेस कैन बी लिंक्ड, भाई जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन की मदद से अलग अलग जगह जुड़ जाते हैं। आज आपको कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने जाना है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी अवेलेबल है। नेशनल इंटीग्रेशन होता है, जब सारे स्टेट्स आपस में अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग जगह आपस में कनेक्ट हो जाएगा, तो आपस में इनके साथ ट्रेड वगैरह होगा, बिजनेस होगा, तो आपस में दोस्ती भाईचारा सब बढ़ेगा ही, तो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, मतलब शहरों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों का डेवलपमेंट, विलेजेस का भी डेवलपमेंट होता है, शहर भी और तेजी से डेवलप होते हैं। अर्लियर देयर वाज लेस इंटरेक्शन अमंग द पीपल। अच्छा, पहले के समय में लोग ना कम्युनिकेट बहुत कम कर पाते थे। अब सोचो कि चिट्ठी की मदद से अगर आप मतलब लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, आज चिट्ठी लिखोगे, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, अरे 4 दिन तो मैंने जल्दी बोल दिया, 15-20 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी लोगों के पास। मान लो एक आदमी बीमार है, खबर भेजिएगा भैया ये जो भाई साहब है बीमार हैं, 15 दिन बाद उस बंदे को चिट्ठी मिल रही है, वो बंदा चिट्ठी पढ़ने के बाद आ रहा है, पता चला इनकी 13वीं सब निपट चुकी है जिन लोग बीमार थे। तो ये भी दिक्कत हो जाती थी भाई, पहले कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत थी और इस वजह से लोग कम्युनिकेट कर भी नहीं पाते थे। धीरे धीरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंप्रूव होते गए और आज हम देख रहे हैं कि लाइव वीडियो कॉलिंग, और इनफैक्ट देखो आज हम वीडियो के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं यहाँ एक कोने में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ और आप किसी और एंड से मेरी वीडियोस को देख के पढ़ रहे हो। तो इस तरह से कम्युनिकेशंस बहुत इंप्रूव हो चुका है हमारे देश का। इंडिया हैज लॉन्च सैटेलाइट्स फॉर स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च के लिए हमने काफी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च कर दी हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हमारे यहाँ काफी इंप्रूव हुई है। ट्रेड, ट्रेड जो कि एक टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में आपका खेती और माइनिंग वगैरह आ जाता है, सेकेंडरी में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, और टर्शरी में ट्रेड आता है। मतलब देखा जाए तो ये चैप्टर बेसिकली टर्शरी एक्टिविटी पर ही बेस्ड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है इकोनॉमी के। तो इन लोग ट्रेड के लिए लिख रहे हैं कि भाई टर्शरी एक्टिविटी है। ट्रेड एनकरेजेस प्रोडक्शन एक्टिविटी, ज्यादा ट्रेड होगा तो एनकरेजमेंट मिलेगा किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। अच्छा,
नो कंट्री कैन एवर बी सेल्फ रिलायंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, कि कोई भी देश सब कुछ अपने दम पर नहीं कर सकता। आप खेती बहुत अच्छी कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में सब कुछ कर सकते हो, पर इंडस्ट्री में भी आप सब चीज थोड़ी अपने यहाँ बना लोगे, सारा रॉ मटेरियल थोड़ी आपके यहाँ अवेलेबल होता है। तो कुछ चीजों के लिए हमको किसी और देश पर डिपेंड होना ही पड़ता है। तो आज की दुनिया ऐसी है भाई, हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है, कोई भी देश अकेला सेल्फ रिलायंट नहीं है। और इस वजह से ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आ जाता है। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, चीजों का एक्सचेंज होता है और हम एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं। अब एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे कि गल्फ कंट्रीज हैं बहुत सारी, वहां पेट्रोलियम है, मिनरल ऑयल बहुत अच्छा खासा अवेलेबल है, पर उनके यहाँ डेजर्ट एरियाज ज्यादा हैं, तो वेजिटेबल और ये सब की खेती वगैरह बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह वहां सप्लाई करते हैं हम, वहां से ऑयल हम ले आते हैं, तो एक दूसरे की कमियां हम पूरी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोला है, ट्रांसपोर्टेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लोकेशन पर, कि आपके एरिया कैसा, आपका लोकेशन कैसा, मतलब आप प्लेन्स में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, समंदर के किनारे रह रहे हो, तो उस हिसाब से आपके यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिपेंड करेगा। प्लेन्स में हो तो रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क सब कुछ बड़े आसानी से आपको मिल सकता है। पहाड़ों में हो तो वहाँ रेलवे जल्दी मिलना मुश्किल है भाई, रेलवे लाइन आज भी आप इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बहुत सारे हिस्सों में जहां पहाड़ी एरिया है वहां ट्रेनें पहुंची ही नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो लोकेशन पर आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिपेंड करता है। क्लाइमेट कैसा है आपके यहाँ, भाई पता चला पूरे साल बर्फ गिर रही है, पूरे साल बर्फ में ढके हुए पूरा जंगल है, ये सब है, तो वहाँ बहुत चैलेंजेस हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहां पर यूज किए जाते हैं। रिलीफ फीचर्स ये बताया, पहाड़ी एरिया है कि प्लेन्स है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। ह्यूमन पॉपुलेशन, ज्यादा पब्लिक है कम पब्लिक है, उस हिसाब से भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होता है। अब होता है क्या, देखो गवर्नमेंट किसी एरिया में मान लो रोड नेटवर्क बनाने जा रही है या रेलवे स्टेशन स्टार्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी उठा के लगा देगी, लो पैसा लगा दिया भाई, खोल दिया रेलवे स्टेशन और 4 लोग आते हैं स्टेशन पे, एक ट्रेन चल रही है 4 लोगों के लिए, वहां गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाएगी। तो ज्यादा पब्लिक होगी तो वहां आप नोटिस करना, जो शहर वगैरह है उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो इन सर्विसेज का यूज ज्यादा करेगी, तो उससे इनकम आएगा, तो गवर्नमेंट के पास भी तो पैसा आना चाहिए भाई खर्चा करने के लिए चीजों पे। तो उस वजह से उन एरियाज में कनेक्टिविटी अच्छे से डेवलप कर देते हैं। जिन एरियाज में पब्लिक बहुत कम है वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई पब्लिक ही कम है, तो वो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कम करेगी, इस्तेमाल कम करेगी तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो ये जो सिस्टम डेवलप करेंगे वो लॉस में चलेगा। तो इस वजह से पॉपुलेशन पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। टेक्निकल डेवलपमेंट, अब आपके देश में टेक्नोलॉजी कैसी है, आपके एरिया में या देश में, उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप देखोगे कई देश ऐसे हैं जो, अब जैसे जापान है, चाइना है, इन लोग तो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारे यहाँ अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, अभी जब खत्म होगा तब स्टार्ट होगी, वो भी अभी पहले स्टार्ट की जा रही है। चाइना जापान में कई जगह पर चल रहा है, तो उन लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, तो इतने अच्छे अच्छे सिस्टम उन्होंने डेवलप किए हुए हैं और यूज कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना इकोनॉमी डेवलप करेगी ज्यादा पैसा आएगा, तो और चीजें और भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डेवलप होते जाएंगे। मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, ज्यादा मार्केट आपका है, ठीक है, जैसे मार्केट में ट्रेड वगैरह ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप होगा। अब जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा इंप्रूव्ड होता है, वहां रेलवे लाइन अच्छी मिल जाएंगी आपको, रोडवेज कनेक्टेड मिल जाएंगे, अच्छे एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो मार्केट पे डिपेंड करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो इन चीजों पर भी ज्यादा पैसा लगेगा और ये चीजें भी डेवलप करेंगी। और है पॉलिटिकल डिसीजंस, कि आपकी जो गवर्नमेंटें हैं वो वाकई में ये करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीजों पर फोकस करे, इन चीजों को डेवलप करना चाहे तो ही तो होगा, वरना पैसा भी रखा रहेगा, सब कुछ रखा रहेगा, और गवर्नमेंट करना ही नहीं चाहेगी तो कहां से होगा। तो पॉलिटिकल डिसीजंस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, हम प्लेन्स में रोडवेज और रेलवेज का सहारा लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। माउंटेन्स और फॉरेस्ट एरियाज में जनरली आदमी लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सामान उठा के ढो के ले जाते हैं, या एनिमल्स का सहारा लेते हैं। एनिमल्स जैसे कि म्यूल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, इनका सहारा लिया जाता है। और जो मैन बोल रहे थे पहाड़ी एरिया में, देखो ये भूटिया पीपल है, भूटिया पीपल लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आप सुना होगा, जो माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ने जाते हैं लोग, एक्सपीडिशन करते हैं माउंटेनियरिंग में, तो उन लोग ना सारा सामान एक साथ ऊपर नहीं ले जा सकते, उनको तो बहुत हाइट तक जाना है, तो उनका सामान ऊपर तक पहुंचवाने में ना ये भूटिया पीपल हेल्प करते हैं। और ये लोग रेगुलरली पहाड़ पर चढ़ना उतरने का काम करते हैं, तो फिजिकली बड़े एक्टिव होते हैं, और ये सामान उठाना चढ़ाना इनके लिए मतलब आसान तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल है,
बट उनके लिए पॉसिबल है ऐसा कह दूंगा, हमारे तो भाई पॉसिबल नहीं, हम खुद को लेके चले जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो इन एरियाज में लोग या जानवरों की मदद से सामान को ट्रांसफर करवाया जाता है। डेजर्ट एरियाज में हम जनरली कैमल्स का सहारा लेते हैं। वाटर बॉडीज में बोट्स, शिप्स और इन सब के सहारे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे अब रोड और लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। रोड में क्या है? देयर वाज अ रोड नेटवर्क ऑफ हाईवेज ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ सम्राट अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य। अब सोचो हमारे कब की बात है, हजारों साल पहले, जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था, जब राजा अशोक का रूल था, उस समय हमारे यहाँ रोड नेटवर्क्स थे। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया का जो सबसे लंबा रोड नेटवर्क है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको हम शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं जनरली। ठीक है, अच्छा, तो ये जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये, या जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये एक्चुअली में सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बांग्लादेश से लेके इंडिया से होते हुए पाकिस्तान तक है। ये 3 कंट्रीज से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश म्यांमार के बॉर्डर से शुरू होता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाता है। तो इतना लंबा ये रोड नेटवर्क है। ठीक है, एशिया का शायद सबसे लंबा नेटवर्क है ये। अच्छा, अब तो 3 हिस्सों में बढ़ गया, लेकिन तब तो ये सब अपने ही पार्ट थे, तो उस वजह से उस हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, ये जो शुरुआत की थी इसकी ना, ये इन्होंने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बहुत पहले से। इनफैक्ट कई बार तो महाभारत और इन सब में भी मेंशन किया गया है, एक उत्तर पथ करके रास्ता बताया जाता है, और वो जो उत्तर पथ का डायरेक्शन बताया गया है उसी पर बेस्ड चंद्रगुप्त मौर्य ने उस टाइम रोड बनवाया, और वही रोड को आगे चलकर 16th सेंचुरी में शेरशाह सूरी ने उसको फिर से डेवलप करवाया। ठीक है, तो महाभारत के समय से मेंशन किया गया है, इन्होंने उसको बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद राजा अशोक के दौर में भी उसको डेवलप किया गया था, उसके बाद शेरशाह सूरी ने 16th सेंचुरी में, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फिर से उसको और ज्यादा डेवलप किया, और आज वो इतना लंबा रोड हमारा प्रेजेंट है। अच्छा, रोड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रेलवे, सी रूट्स एंड एयर रूट्स। अब कहीं पर भी आपको अगर ट्रेन पकड़ने जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो या सी पोर्ट जाना हो, सबके लिए आपको सहारा किसका लेना पड़ता है? रोड्स का। तो ये इन सबके कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड्स आर वाइडस्प्रेड फील्ड ऑफ देयर सर्विस, सेफ्टी ऑफ गुड्स, सेविंग ऑफ टाइम एंड चीप एंड मल्टी सर्विसेज। रोड नेटवर्क की खासियत, सबसे खासियत क्या भाई, कि फील्ड ऑफ सर्विस, हर जगह पहुंच जाएगा। आपके सोसाइटी में भी तो रोड ही आता है ना, ट्रेन थोड़ी ना आती है सोसाइटी में, पता चला कि भाई ट्रेन आ रही है ले जाने स्कूल। सेफ्टी ऑफ गुड्स, गुड्स का सामान यहाँ से सेफली पहुंचाया जा सकता है, टाइम बचता है, क्योंकि भाई आपको किसी चीज का वेट नहीं करना है ना, कि भाई अभी ट्रेन आएगी या ये एरोप्लेन का टाइम होगा तब जाओगे, कभी भी अवेलेबल है। सेविंग ऑफ टाइम, तो टाइम बच जाता है, सस्ता पड़ता है, और बहुत सारे तरह की सर्विसेज उसमें अवेलेबल हो जाती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हर तरह का। द ओनली ऑप्शन टू कनेक्ट गुड्स मैन इन द एरिया इज रोड्स। तो सभी को कनेक्ट कर सकता है तो वो कौन है? रोड है। अच्छा सॉरी, इधर कहाँ लिखा भाई, इधर है, रोड है। द रोड सिस्टम ऑफ इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में 3रा सबसे लंबा नेटवर्क है इंडिया का, रोड का। ठीक है, नंबर 1 पर अमेरिका है, 2nd पर चाइना, 3rd पर आते हैं हम लोग। तो रोड के मामले में काफी एडवांस्ड है भाई इंडिया, भले खराब बनाते हैं लेकिन बनाते हैं। ठीक है, हालांकि अभी तो तेजी से और कुछ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोडवेज, तो इंडिया के रोड्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड जिसको अप्रोच रोड भी कहते हैं, और 5th है हमारा बॉर्डर रोड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल हाईवेज के बारे में। हाईवेज आर इंपॉर्टेंट, सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ऐसा कहा जा रहा है। और नेशनल हाईवेज को बनाना और मेंटेन करना सॉरी, इन सब की जिम्मेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। अब देखो जो माइलस्टोन्स होते हैं नेशनल हाईवेज पर, उन पर ये येलो ऊपर का, देखो ये व्हाइट कलर का होगा और ये ऊपर येलो पट्टी बनी होगी, तो जहां ये दिख जाएगा समझ जाना नेशनल हाईवे है भाई। ठीक है, अच्छा, द स्टेट कैपिटल्स, देखो शहरों, स्टेट्स के कैपिटल्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स, बड़े बड़े शहर, इन सब को नेशनल हाईवेज की मदद से कनेक्ट किया जाता है। हाईवेज हमें, नेशनल हाईवेज जो है वो हमें अपने अगल बगल के देशों से भी कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया शेरशाह सूरी मार्ग वगैरह, जीटी रोड जिसको कह रहे हैं, वो नेशनल हाईवे 1 का पार्ट है। तो नेशनल हाईवे 1 से ये मतलब उसी को नेशनल हाईवे 1 नाम दे दिया गया, और वो कनेक्टेड है कहां तक? बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, तो सबसे कनेक्टेड। तो अगल बगल के देशों से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। कौन कौन से देशों से हम रोड से कनेक्टेड है? देखो, म्यांमार जा सकते हो रोड से नेशनल हाईवे की मदद से, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, इन सब देश हम नेशनल हाईवे को पकड़ के जा सकते हैं।
इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? 44 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडिया का सबसे लंबा हाईवे 44 कहां से कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। देख सकते हो लगभग सारे स्टेट्स को नॉर्थ से साउथ कवर कर लिया इसने। इधर गुजरात छोड़ दिया, इधर के छोड़ दिया, पर लगभग बहुत सारे स्टेट्स को कवर करता हुआ जा रहा है। अच्छा, जो 4 हमारे मेट्रो शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे सिस्टम से जोड़ने का प्रोजेक्ट स्टार्ट बहुत पहले कर दिया गया था, तो हो भी चुका है। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना अपने यहाँ का अपना जो ये कह सकते हैं अहमदाबाद भी कनेक्ट हो गया है, वहां से गुजर रहा है। ये हमारा मुंबई, मुंबई से होते हुए यहाँ दिल्ली, दिल्ली से फिर ये हमारा कोलकाता, फिर यहाँ से हमारा चेन्नई, ये चारों, ठीक है, इस तरह से आपस में हाईवेज के नेटवर्क से, 6 लेन हाईवेज के नेटवर्क से कनेक्टेड है। और यही हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है। देखो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये मतलब स्पेशली डिजाइन किया गया था इन 4 मेजर शहरों को कनेक्ट करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया था। अच्छा, नेशनल हाईवे नंबर 27, 41, 47, 141, 147, ये सारे हाईवेज कहां से पास होते हैं? गुजरात से पास होते हैं। मतलब ये पूछ सकते हैं गुजरात से कौन कौन से हाईवेज पास हो सकते हैं, होते हैं, नेशनल हाईवेज कौन से पास होते हैं, तो ये सारे हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि इनमें से 3 ऑप्शन सही दे के एक गलत दे देंगे और बोलेंगे कौन सा हाईवे है जो गुजरात से पास नहीं होता, कौन सा नेशनल हाईवे, तो उस हिसाब से याद रखना भाई। ठीक है, सब में देखो 4-4 दिख रहा है, इसमें भी 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, और ये 27 है। अच्छा, दीज नंबर्स आर चेंज बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, 2011 में इन नंबर्स को चेंज कर दिया गया, जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 8 था, उसको नेशनल हाईवे नंबर 48 कर दिया गया, तो ऐसे कुछ नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लोकेलिटी वगैरह में क्या पता है उतना पता होना चाहिए आपको, और ये तो भैया याद रखियो। अच्छा, फिर क्या है, जो पॉपुलेशन है उस पर हाईवे के हिसाब से अगर हम देखें, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है बुक में कि गुजरात और कहां चला गया ये जो लाइन है लास्ट वाली, हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सब में हाईवेज का नेटवर्क कम मौजूद है, ऐसा कुछ लिखा, देख रहे हो। टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इज लेस इन दीज स्टेट्स। अब वैसे तो महाराष्ट्र अगर की बात करूं ना, तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईवेज महाराष्ट्र से ही गुजरते हैं, तो भी इसमें कम बताया गया है। क्यों है पता है? पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन ज्यादा है उस हिसाब से रोड नेटवर्क यहां कम है, नेशनल हाईवे जहां से कम गुजरते हैं। कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत कम है, 2-4 हाईवे भी गुजर गए तो ज्यादा हो गया वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इस तरह से बताया गया है। तो इसमें यह बता रहे हैं कि भाई कौन से एरियाज है हमारे, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये तो यूनियन टेरिटरीज हो गई, दिल्ली, गोवा, इनमें पॉपुलेशन के कंपैरिजन में नेशनल हाईवेज काफी हैं। दूसरी तरफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, यहां पर मतलब थोड़ा कम है, मतलब यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, और यहाँ बहुत कम है, ऐसा बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आसम, क्योंकि भाई ये सारे स्टेट्स जो यहाँ दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब ये ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स है, तो यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, उस हिसाब से हाईवेज कम है। अच्छा, नेशनल हाईवेज की बात कर रहे हैं। फिर बात करें स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे क्या है हमारा? स्टेट हाईवेज जो कि एक स्टेट के अंदर इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को, इंपॉर्टेंट हिस्सों को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स को, या वहां कोई इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उनके कोई बड़े बड़े शहर हैं, इन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, वो कौन है? स्टेट हाईवेज। अच्छा, एक देखो मैंने ऑलरेडी ये चारों का एक साथ माइलस्टोन वाला डाल दिया है। येलो वाला है, व्हाइट के ऊपर येलो, तो ये आपका नेशनल हाईवे, ग्रीन वाला है तो स्टेट हाईवे, ब्लैक है तो सिटी रोड या डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, और ये ऑरेंज ऑरेंज है तो गांव का एरिया होगा, रूरल रोड होगा। इसके अलावा ये देख रहे हो, मैंने आपको एक पीछे की चैप्टर में पढ़ाया था, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां ये बोर्ड दिख जाए समझ जाना कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर के फंड से आया है यहाँ का रोड बनने के लिए। ठीक है, तो किसी गांव में ये रोड दिखा तो प्रधानमंत्री फंड से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर बात करें इनके मेंटेनेंस को, स्टेट हाईवेज को कौन मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करेगी डेफिनेटली भाई। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेन सेंटर्स को, इंडस्ट्रियल सेंटर्स को या सिटीज को कनेक्ट करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, अच्छा, इसको कौन मेंटेन करता है? जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंटेन करती है। इसके बाद आते हैं विलेज रोड्स। विलेज रोड जनरली कच्चे रोड्स होते हैं, कई बार थोड़े बहुत पक्के भी मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छा एडवांस नहीं मिलेगा, कई जगहों पर बहुत एडवांस भी मिल जाएगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एकदम मेटल रोड, कोल्टर वाला रोड बना रहता है, तो अलग अलग गांव के हिसाब से वहां कितना फंड आता है, कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कितना होता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका इकोनॉमी, उस हिसाब से वहां के रोड्स डेवलप होते हैं। जनरली इनको ग्राम पंचायत वगैरह मेंटेन करती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बता दिया आपको मैंने, प्रधानमंत्री सड़क योजना भी बता दिया। बढ़ते हैं आगे, बॉर्डर रोड। अब बॉर्डर रोड बड़ा चैलेंजिंग है भैया, इसको स्पेशली जो है ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। स्पेशल से बीआरओ बनाया गया, कब बनाया गया? 1960 में।
इसको काम दिया गया बॉर्डर एरियाज में रोड्स का काम देखना है, वहां रोड्स बनाना है। अब इन एरियाज में क्या है, ज्यादातर हमारे बॉर्डर एरियाज है, कुछ पहाड़ी एरिया में पड़ते हैं और वहां लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। आज रोड बना हुआ है, पता चला कल ही वॉश आउट हो गया, गायब हो गया, खत्म। फिर वहां ब्रिज बनाओ, वो सब बनाओ, या फिर कहीं से पहाड़ काट के रास्ता बनाओ, टनल बनाओ, तो बहुत चैलेंजिंग काम है। और ये सारा काम हमारे यहाँ कौन देखता है, बीआरओ देखता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बर्फ वर्फ गिर जाती है कई बार, तो बर्फ साफ सफाई करवाने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा बीआरओ का काम ही है, पूरा रोड एरिया जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां की कनेक्टिविटी को मेंटेन करना। अच्छा, एक्सप्रेसवेज, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि एक्सप्रेसवेज बहुत सारे डेवलप किए जा रहे हैं, जिनको द्रुत गति मार्ग भी कहते हैं। अच्छा, यहां पर क्या है ना, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के गाड़ियां चल सकती हैं। अब हाईवेज वगैरह में क्या होता है, नॉर्मली स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, तो एक हाईवे जा रहा है, यहाँ कोई शहर आ गया तो यहाँ से एक रास्ता इसमें कनेक्टेड मिल जाएगा, फिर कोई गांव आ गया तो वहां का एक रास्ता कनेक्टेड मिल जाएगा, ठीक है। तो गांव वाँव सब जगह से कनेक्टेड रहता है। यहाँ से कोई जानवर आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कुछ भी आ गया, तो आप भाई एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर सकते, आपको देख देख के जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट के बड़े रिस्क होते हैं। एक्सप्रेस वे पर क्या होता है भैया, आपने देखा होगा अगर गए होंगे तो, एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स होती हैं, ठीक है। यहाँ बाहर से कोई अंदर, अंदर से कोई बाहर जा ही नहीं सकता, दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स होती हैं कंटिन्यूअस एक ही तरफ। अब मान लो एक शहर में आप एंटर हुए, यहाँ एंटर हो गए, तो अब अगला शहर जब आएगा सीधा वहीं एंटर बाहर निकल सकते हो, बीच में कहीं भी मुड़ उड़ नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो इस तरह का पूरा स्पेशली डिजाइन रोड्स बनाए जाते हैं, यहाँ ज्यादा स्पीड से गाड़ियां चल सकती हैं। तो ये है हमारे एक्सप्रेसवेज, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर कोई बीच में गांव वगैरह पड़ गया तो कैसे रोकेंगे, तो ऊपर से फ्लाईओवर बना देते हैं, ठीक है, कोई अगल बगल की पब्लिक का कोई इंटरफेरेंस उसमें ना हो। अच्छा, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे गुजरात का, ठीक है, वो इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे भी है, NE1 नाम है उसका। अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, गुजरात में हो तो शायद कभी ना कभी एक बार इस रास्ते से ट्रेवल किया ही होगा। इसके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। अब ये तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा, भाई नेशनल हाईवे पे भी टोल टैक्स देना पड़ता है, ये सिर्फ इन लोग लिख रहे हैं कि इसके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, ऐसा बोलो इसके लिए ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड कनेक्टिंग ऑल मेजर पोर्ट्स ऑफ द नेशन, ठीक है। अब हमारे यहाँ ना बहुत सारे रोड्स बने हुए हैं, हमारे जो मेन पोर्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट करते हुए रोड्स बनाए गए हैं। बात करें ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कैसे कम किया जाए, अब रोड्स पर जाएंगे तो ट्रैफिक प्रॉब्लम तो देखते ही हम, ठीक है, कैसे दूर किया जाए। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, पूछ उठा के डाल दिए हैं, कॉमन सेंस की बात है यार, आप भी सोच के लिख सकते हो। क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाने का, मानने वाले हो, नहीं मानोगे, रोज लेके घूमते हो, ठीक है, लेकिन मानो तो अच्छी बात है भाई, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, सामने वाले की गलती हुई, उसने भी आपको ठोक दिया, कि आप पुलिस केस नहीं कर सकते, पुलिस आप ही को पकड़ेगी क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। डू नॉट ओवरटेक अनलेस इट इज नेसेसरी, जरूरत ना हो तो किसी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, गाड़ी शांत संभाल के आराम से चलाना चाहिए। टू व्हीलर्स लाइक साइकिल, स्कूटर एक्सेट्रा शुड बी ड्राइवन ऑन द लेफ्ट साइड, जो छोटी गाड़ियां हैं, मतलब बाइक है, साइकिल है, तो हमको लेफ्ट साइड चलना चाहिए, हम उससे बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं चलते हैं, आराम से चलना चाहिए। बड़ी गाड़ी है तो कार वाला तो उसको थोड़ा जाने देना चाहिए राइट साइड से। डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, फोन नहीं यूज करना चाहिए गाड़ी वाड़ी चलाते टाइम, सबको पता है, लेफ्ट साइड चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर जरूरी है आपको फोन आ गया है, बात करना जरूरी है, तो कहीं साइड में लेफ्ट साइड में गाड़ी रखो, बीच में नहीं खड़े करना है, लेफ्ट साइड में गाड़ी रोको और फिर बात करो, बात खत्म करने के बाद फिर गाड़ी चलाओ, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ले लिया, हल्का धीरे चला रहे बात करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर 108, ठीक है, ऐसी सर्विसेज, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, ये सब इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां आपने देखी तो आप साइड होकर उनको जाने का रास्ता पहले दो। बिना मतलब का हॉर्न नहीं बजाना, ठीक है, आपका हॉर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है घर पे ही चेक करके निकलो, रास्ते में बार बार चेक नहीं करने का। फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के नियम फॉलो करने का, ठीक है भाई, करने का। वॉक डाउन द नियर प्लेसेस, अच्छा हाँ, आसपास जाना हो, थोड़े दूर जाना हो तो उसके लिए गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, पैदल जाना चाहो पैदल, मतलब पैदल जा सकते हैं, उससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो, एक तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, फ्यूल भी कम जलेगा, आपका खुद का पैसा बचेगा, एक्टिव रहोगे, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बहुत कुछ है। तो ट्रैफिक का तो समस्या सॉल्व हो ही रहा है, तो ये भाई पैदल अगर जा सकते हो तो वहां पैदल चले जाओ। रात को चलते टाइम डिपर्स बोला है उसको, हाई बीम पे नहीं चलना चाहिए, बहुत जरूरी है तो ये हाई बीम स्टार्ट करना चाहिए। जनरली लोग हमारे हाई बीम पे ही चलते हैं। आपकी गाड़ी में दो सिस्टम आता है, आप लाइट को हाई बीम लो बीम दोनों रख सकते हो। हाई बीम रखते हो तो एकदम दूर तक लाइट जाती है, वो के सामने वाले को डायरेक्टली आंख पे लगती है, तो उसके वजह से एक्सीडेंट्स के बहुत रिस्क होते हैं, इसलिए बोला है कि डिपर्स जनरली यूज नहीं करना चाहिए, जब इमरजेंसी हो तभी यूज करना चाहिए। कीप सेफ डिस्टेंस, दो गाड़ियां चल रही हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, आगे कोई दूसरी गाड़ी चल रही है, तो उससे थोड़ा दूरी मेंटेन करके चलो। कई लोग एकदम चिपका चिपका के चलते हैं, वो तो पता चला आगे वाला अचानक ब्रेक मारा, भम से घुस गए, या पता चला आगे तुरंत टर्न मारा, आपको टर्न मारने का मौका नहीं मिला, सामने कोई था उड़ा दिया, तो ये सब रिस्क होता है, इसलिए डिस्टेंस लेके चलना चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस, आपकी गाड़ियों का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए,
क्योंकि अचानक रास्ते में कहीं खराब पड़ गई, बंद पड़ गई, तो भाई ट्रैफिक जाम करवा दोगे। ठीक है, अच्छा अब रोडवेज हो गया, अब बात करेंगे रेलवेज की। तो इंडिया में जो रेलवेज है, इंडियन रेलवेज, ऐसा कहा गया है कि लार्जेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उसमें सबसे बड़ा एंटरप्राइज है इंडियन रेलवेज। अच्छा, अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में सब चीज, भाई एग्रीकल्चर की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ रेलवेज। इंडिया की सिक्योरिटी, पीस, ट्रेड, सब में इसका रोल है। ओके, फर्स्ट रैंक है हमारा एशिया में और वर्ल्ड में सेकंड रैंक है रेलवेज के नेटवर्क के मामले में। ठीक है भाई, एशिया में चाइना को पीछे कर दिया। वाह यार, रेलवे में हम लोग आ गए। तो रेलवे नेटवर्क के मामले में एशिया में फर्स्ट। अच्छा, प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज की बात करें तो रेलवे कैसे कैसे इंडिया में प्रोग्रेस हुआ। 1853 में सबसे पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी मुंबई से लेके थाने के बीच में। हाँ, इंडिया में 3 तरह के रेलवे लाइंस देखने को मिलती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। मैंने यहाँ फोटोज डाली हुई हैं, आपको देख सको, आप अंदाजा लगा सको। एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज्यादा हमने यही देखा है ब्रॉड गेज, क्योंकि अब जनरली शहर वहर में और मोस्टली अब जगह पर, हर जगह पर लगभग यही मतलब तरह के ट्रैक बिछा दी गई हैं। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि नैरो गेज तो लगभग खत्म हो चुके हैं, कुछ इक्का दुक्का जगह पे बचे हुए हैं, और जो बचे भी हुए हैं वहां ट्रेनें जो चलती थी वो भी शायद 1-2 जगह चल रही होंगी। हाँ, टॉय ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये दार्जिलिंग रेलवेज और सब पहाड़ी एरिया में छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं, वो इन तरह की पतली पतली पटरी, बहुत कम गैप होता है, 1 मीटर से कम का गैप होता है इनके बीच में, पतली होती है, 2 पटरियों के बीच का गैप बहुत कम, और छोटी छोटी ट्रेनें चलती हैं। देखो इस तरह की ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, अभी यहाँ डभोई से लेकर जो चांडोड़ है वहां तक ये लाइन चलती थी, वाली ट्रेन छोटी सी, इतनी स्पीड चलती है ना कि चालू ट्रेन में चढ़ जाओगे उतर जाओगे, ऐसा था। पर छोटी पटरी, ठीक है, मस्त लगती है। लेकिन तो ये जो है ना, ये नैरो गेज की पटरियां, ठीक है, इससे थोड़ी बड़ी होती है, 2 पटरियों के बीच में गैप होता है 1 मीटर का, इसको हम कहते हैं मीटर गेज। ठीक है, तो यहाँ इससे थोड़ी चौड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन ये भी अब बहुत कम हो चुकी हैं, इनको भी हटा हटा के सब जगह अब ये ब्रॉड गेज बिछाया जा रहा है। तो जनरली हम जो आजकल ट्रेनें देखते हैं सबसे ज्यादा वो ब्रॉड गेज की ट्रेनें होती हैं, उसमें एक तरफ 3 सीट और एक तरफ 2 सीट और बीच में आने जाने का रास्ता होता है। ठीक है, आमने सामने 2 सीट, आमने सामने 3 सीट, बीच में आने जाने का रास्ता। तो इस तरह का ये चौड़ी वाली ट्रेनें चलती हैं, वो इस पे चलती है। ठीक है, अच्छा फिर बता रहे हैं कि मीटर गेज, ब्रॉड गेज, सॉरी, मीटर गेज और नैरो गेज को हटाकर सब जगह ब्रॉड गेज का काम चल रहा है। अच्छा, फिर अब इससे क्या होता है ना, ये क्यों किया जा रहा है, इससे हमारा टाइम बहुत सारा बचता है, पैसा बचता है, वेस्टेज नहीं होता है। देखो क्या होता है, अब मान लो कि अगर मैं अहमदाबाद से लेके सूरत तक देखूं, अगर वहां पर मेरा नैरो गेज की लाइन है या मीटर गेज की लाइन है मान लो, ठीक है, और सूरत से आगे मुंबई तक मान लो ब्रॉड गेज की लाइन है। ठीक है, अब अगर कोई सामान अहमदाबाद से सूरत पहुंचा है किसी ट्रेन में, तो अब वो तो यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन तो अब आगे जा नहीं सकती, क्योंकि ये मीटर गेज की ट्रेन है, आगे ब्रॉड गेज है, तो ये ट्रेन वहां जा नहीं पाएगी। तो भाई आपको सामान उतार के इसमें चढ़ाओ, फिर यहाँ से आगे ले जाओ, तो कितना टाइम वेस्ट करने वाला कामकाज है, बहुत सारा रिसोर्सेज का वेस्टेज। तो इसलिए सब जगह सिंगल टाइप का ट्रैक ब्रॉड गेज बिछाया जा रहा है। अच्छा फिर बात करें रेलवे नेटवर्क जो है, प्लेन के एरियाज में, जहां पहाड़ वहाड़ नहीं है, प्लेन्स के एरियाज में ज्यादा डेंस नेटवर्क है, पहाड़ी एरियाज में वगैरह में कम है। अच्छा, फिर जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जहां एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हुआ है, उस जगह पर भी रेलवे का नेटवर्क बहुत तगड़ा है। लार्ज सिटीज लाइक कोलकाता, दिल्ली, जयपुर है मेट्रो रेल्स ऑल्सो। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां मेट्रो रेल्स चलती हैं, स्पेशली वो जॉब करने वाले लोग या जो रेगुलर अप डाउन करते हैं, कम्यूट करते हैं, उन तरह के लोगों के लिए ये मेट्रो रेल्स वगैरह हैं। आप सुना होगा आपने, मेट्रो ट्रेनें चलती हैं। इवन गांधीनगर से अहमदाबाद के बीच में भी मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ऐसा लिखा है, लेकिन अब तो स्टार्ट हो चुका है। मोनो रेल, ठीक है, ये देखो, ये बड़ा स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मोनो रेल कहा जाता है इसको। देखो इस तरह की वो प्लास्टर जैसे, इसमें छोटी सी पटरी होती है, इस पर चलती है, छोटी सी होती है, बहुत मतलब देखने में तो बड़ा यूनिक है, लेकिन सक्सेसफुल बहुत ज्यादा नहीं है ये। ठीक है फिर भी चल रही है। तो ये मोनो रेल मुंबई में ही सिर्फ। अच्छा, उसके अलावा रेलवे इज यूजफुल फॉर ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर। अच्छा, सब जाता है, ठीक है, किसमें क्या ही बताना है। हाँ, हथियार और सोल्जर्स भी जाते हैं ट्रेन के थ्रू। इसके अलावा कोंकण रेलवेज की बात करें, कोंकण रेलवेज बहुत ही शानदार काम करती है इंडिया के अंदर, पहाड़ी एरियाज में टनल बनाकर। देखो जो कोंकण वाला एरिया, महाराष्ट्र से लेके वो साउथ इंडिया से केरला वेरला तक का जो रूट है, वो पूरा कोंकण रेलवेज का रूट है। वहां बहुत सारे बीच में पहाड़ वहाड़ पड़ते हैं, उनको
खोद खोद कर अंदर टनल्स बना बनाकर पटरियां बिछाई गई हैं, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग काम था। और इसी वजह से कोंकण रेलवे की इतनी तारीफ हो रही है कि इतना मतलब चैलेंजिंग काम इन लोगों ने इतने अच्छे से निभाया हुआ है। आप देख रहे हो ये वाला ये वो मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में यहाँ पे शूट किया गया है, ठीक है। ऐसी ट्रेन खड़ी है, क्या पता है दूधसागर वाटरफॉल्स है, ये पूरा कोंकण रेलवे में पड़ता है, ठीक है। ये कर्नाटका गोवा के बॉर्डर के आसपास कहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा कोंकण रेलवे का रूट, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। तो इस वजह से भाई देख लो कहाँ कहाँ पर जा जाके क्या क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया, टनल बना दिया, ताकि आप इतनी सुंदर जर्नी का मजा ले सको। तो थैंक्स टू कोंकण रेलवे। देन जहाँ चला गया, हाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटी सबके मामले में बहुत अच्छी है ऐसा बता रहे हैं। अब यार देखो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम रहता है, इतने देश में पॉपुलेशन है हमारे, तो आपने देखा होगा कई बार ट्रेन में जरूरत से ज़्यादा पब्लिक ठूसी हुई भरी हुई है, तो उसके से दिक्कतें होती हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। बट स्टिल बाकी चीज़ें अच्छी हैं, रेलवे है तो बहुत काम हो जाता है हमारा। द रूट बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, इंडिया में डिब्रूगढ़ से लेके, डिब्रूगढ़ वो असम में पड़ता है, कन्याकुमारी अपना तमिलनाडु, तो वहां से लेके कन्याकुमारी तक का जो मतलब जो रूट है इंडिया का सबसे लंबा रेल रूट, सबसे लंबा रेल रूट डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। और इस पर जो ट्रेन चलती है नाम है उसका विवेक एक्सप्रेस। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना जो लॉन्गेस्ट रेल रूट है उस पर कौन सी ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। गुजरात के अंदर अहमदाबाद जो है वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े स्टेशन है, महसाना, विरामगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आनंद, ये सब बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, ठीक है। फिर वाटरवेज, वाटरवेज की बात करें, पानी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना, जहां रोड नहीं बन सकता, रेलवे नहीं पहुंच सकता, वहां वाटर है भाई, पानी वानी है, नाले हैं, नदियां हैं, नाले मतलब छोटे नाले नहीं, बड़े बड़े, तो नदियां हैं, समंदर है, तो वहां वाटरवेज का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी खासियत यह है ना कि रोड से और रेलवे से ये सस्ता पड़ता है। कैसे भाई, रोड बनाने का खर्चा, रेलवे लाइन बिछाने का खर्चा, वो सब इसमें नहीं है, आपको बस बड़ी बोट चाहिए या शिप चाहिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रैक व्रैक सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका बोलते हैं कि ये सस्ता है इनके कंपैरिजन में। दूसरा ये कि इनका मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सब नहीं है भाई, रोड बनाया टूट जाएगा फिर बनाओगे, रेलवे लाइन है टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है। आप समंदर में थोड़ी बार बार जाके तुम पानी में नमक बढ़ाना घटाने का काम करते हो, तो ये बढ़िया है इसका। दो तरह के वाटरवेज देखने को मिलते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है ओशियानिक। इंटरनल मतलब आपके देश के अंदर ही नदियों के थ्रू, जो वो भी हर नदी में नहीं हो सकता, जो नदियों में ज्यादा पानी होता है। अब हर नदी में हो सकता है छोटे छोटे बोट चलेंगे, लेकिन हमारे ही देश में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर्स हैं ईस्ट की तरफ, बंगाल में, बिहार में, इन सब जगहों पर इतना ज्यादा वॉल्यूम का पानी फ्लो करता है इसमें, ठीक है, असम वसाम में, कि वहां बड़े बड़े बोट्स, बहुत बड़े बड़े बोट्स, ऐसे बोट्स है कि भाई गाड़ी वाड़ी लेके जाओ, अपनी गाड़ी उसमें बोट में रख लो, 10-15 गाड़ी रख के लेके जाओ, बहुत सारा सामान जाता आता है, तो इतनी बड़ी बड़ी बोट्स नदियों में चलते हैं। तो ये हमारे इंटरनल वाटरवेज। और ओशियानिक वाटरवेज समझ गए, समंदर के थ्रू जो ट्रांसफर होता है चीजों का। अच्छा, कहां पर डेवलप्ड है इंटरनल वाटरवेज, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है वहां पर, इसके अलावा साउथ के भी स्टेट्स में है, ठीक है। अच्छा, कैनाल के थ्रू रिवर ट्रांसपोर्टेशन बाय रिवर कैनाल, रिवर कैनाल जो नदियों का वो है रास्ता, उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, ठीक है यार। अभी आगे देखते हैं, मेन तो पता चल जाएगा, ठीक। 5 नेशनल वाटरवेज, अब ये पानी के जो रास्ते हैं इनको भी 5 नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। 5 नेशनल वाटरवेज, पहला है नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा नदी पर है, हल्दिया से लेके इलाहाबाद। किधर है हल्दिया, ये रहा, या हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक नेशनल वाटरवे 1, कितना लंबा है, 1620 किलोमीटर। दूसरा है नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर आता है, जो कि ढुबरी और सदिया को कनेक्ट करता है, 891 किलोमीटर, ये रहा हमारा ढुबरी से सदिया, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर ये नेटवर्क बना हुआ है हमारा नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 3 जिसको वेस्ट कोस्ट कैनाल कहते हैं, कोल्लम से कोट्टापुरम, 250 किलोमीटर का है, ये ज्यादा लंबा नहीं है, ये रहा हमारा कोल्लम से लेके कोट्टापुरम का नेशनल वाटरवे 3। मैप में याद रखना, मैप में आ सकता है। दूसरा है नेशनल वाटरवे 4 जो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर्स पर बेस्ड है, काकीनाडा से लेके पुडुचेरी तक, 1078, काकीनाडा टू पुडुचेरी, दिस इज काकीनाडा एंड हियर इट इज पुडुचेरी, ये हमारा कावेरी और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी रिवर पर बेस्ड, ठीक है। अच्छा, नेशनल वाटरवे 4। देन नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी रिवर पर है जो कि गौनखली से तलचर तक जाता है, गौनखली से तलचर, ये तलचर हमारा, और यहाँ से गौनखली जो है ना ये भी कलकत्ता हल्दिया के पास ही पड़ता है। तो ये जो नेटवर्क है हमारा नेशनल वाटरवे 5, ये 588 किलोमीटर लंबा। बात करें ओशियानिक वाटरवे की, तो इंडिया का कोस्ट लाइन 7516 किलोमीटर लंबा है, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है।
Along this coastline there are 13 major ports, 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। मेजर पोर्ट मतलब बड़े बड़े पोर्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा 200 माइनर पोर्ट्स भी हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया जब, उसके बाद से ये पोर्ट्स बहुत तेजी से डेवलप हुए और नेशनल और इंटरनेशनल वाटरवेज को हमने और ज्यादा इंप्रूव कर लिया। कांडला, मुंबई, नवसेवा, मरगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये हमारे वेस्ट कोस्ट पर आने वाले पोर्ट्स हैं, वेस्टर्न साइड। दूसरी तरफ कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटीकोरिन, ये हमारे ईस्ट कोस्ट पर आने वाले पोर्ट्स। ठीक है। गुजरात का भी बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, 1600 किलोमीटर का। यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कांडला। कांडला गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट, याद रखना, गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है भैया? कांडला। फिर भावनगर एक ऐसा पोर्ट है जहां पर ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम है, पूरे इंडिया में इकलौता पोर्ट जहां पर लॉक गेट सिस्टम है, ऑटोमेटिक लॉक गेट। ये है वो ऑटोमेटिक लॉक गेट। इसमें क्या होता है देखो, समंदर का जब पानी आता है तो पानी का हाई टाइड्स होते हैं तो पानी आगे तक रहता है, तो शिप्स आगे तक आ जाते हैं। ठीक है, सामान वामान उतरवाया जो भी हुआ। लेकिन फिर जब लो टाइड आएगा तो पानी तो डाउन हो जाएगा। अब पानी डाउन हो जाएगा तो शिप का क्या होगा? पानी तो निकल जाएगा उधर, तो उस टाइम लॉक कर दिया जाता है गेट को लगा के, तो पानी जो है यहीं रुक जाता है, तो शिप आपका फ्लोट कर सकता है। ठीक है, फिर जरूरत के हिसाब से इसको खोला बंद किया जाता है। तो ये खासियत है इसकी। पोरबंदर फ्री पोर्ट, पूरे साल फ्री रहता है। यहाँ पर आपको ट्रेड वगैरह करने के लिए पैसे वैसे देने नहीं पड़ते, आपके बोट वगैरह मतलब शिप वगैरह आके रुकती है तो उसके लिए चार्जेस नहीं लगते, तो ये फ्री पोर्ट है, पूरे साल फ्री रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना भैया। गुजरात का सबसे बड़ा कांडला है, भावनगर में ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम है, पोरबंदर फ्री पोर्ट है। इसके अलावा और भी पोर्ट्स हैं, वेरावल, सिक्का, पीपावाव, नवलखी, मुंद्रा, पोशित्रा, ओखंड, हजीरा। पोशित्रा पोर्ट को और ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। फिर बात करें एयरवेज की, तो एयरवेज सबसे स्पीड, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सबसे महंगा भी। अब भाई फास्ट है तो महंगा तो बनेगा ही। अब हम उन सब जगहों पर जा सकते हैं एयरवेज की मदद से जहां रोड वोड कुछ नहीं पहुंचता। अब भाई कोई पहाड़ का एरिया, जंगल का एरिया, अब उसके बीच में कोई रोड वोड बचा नहीं है, वहां पहुंचना है तो हेलीकॉप्टर से तो जा सकते हैं। ठीक है, एरोप्लेन हर जगह नहीं उतर सकता, बट हेलीकॉप्टर जाएगा तो वो भी तो एयरवेज में आता है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि जो जगहों पर जा पाना मुश्किल होता है वहां पर भी ये सब पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं, इंडिया का जो मौसम है पूरे साल फेवरेबल होता है एयरलाइंस के मूवमेंट के लिए। हाँ भाई, ऐसा जनरली वो कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ एरियाज में हमारे यहाँ लगभग पूरे साल एयरलाइंस आराम से फ्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई मौसम नहीं होता कि बंद करनी पड़े। ठीक है, अब तूफान उफान आया था तो अलग बात है। अच्छा, सबसे पहली बार जो एयरलाइन सर्विस शुरू की गई थी इंडिया में वो इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में की गई थी। दोनों बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, फिर भी इनके बीच में एयरलाइन सर्विस स्टार्ट की गई थी, इसलिए मेल सर्विसेज के लिए, ये जो पोस्ट का जो सामान वामान आता जाता है उसके लिए शुरू किया गया था। इसको एक प्राइवेट कंपनी चलाती है, ठीक, चलाती थी, सॉरी है नहीं थी, एयर इंडिया। ठीक है, एंड अदर प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब इंडिया में एयर इंडिया जो है गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी, हालांकि अब तो उसको भी टाटा ने टेक ओवर कर लिया, तो टाटा ही देख रही है। तो ये और बाकी कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, सुना होगा आपने। अच्छा, टुडे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैरीज आउट मैनेजमेंट ऑफ 127 एयरपोर्ट्स व्हिच इंक्लूड 15 इंटरनेशनल एंड 87 डोमेस्टिक। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है, जो भी हमारे देश में एयरपोर्ट्स हैं उनका पूरा मैनेजमेंट वो देखता है। ठीक है, तो इसके अंडर में टोटल 127 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 15 इंटरनेशनल है। ठीक है, इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 है, 87 डोमेस्टिक है, और इसमें 25 सिविलियन टर्मिनल्स हैं, मतलब एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल्स होते हैं जहां पर ये प्लेन्स आके रुकती हैं। अब इसमें ना सिर्फ 25 सिविलियन है, मतलब 25 ही टर्मिनल्स ऐसे हैं जहां से पैसेंजर्स आते जाते हैं, बाकी जो टर्मिनल्स हैं वो सामान के आने जाने के लिए है। अच्छा, देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सच एज, कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं भाई? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कुछ कुछ याद रख लेना। पवन हंस के बारे में बताया गया, पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, किसको? ओएनजीसी को। ओएनजीसी के बारे में सुना होगा आपने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है गवर्नमेंट की। और दूसरा कि जो गवर्नमेंट है, जो नेता वेता लोग को एक जगह से दूसरे के जाना आना पड़ता है, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है पवन हंस। ठीक है, पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के थ्रू भी सामान ट्रांसपोर्ट होता है भाई, लिक्विड मटेरियल या सेमी सॉलिड है, पानी के साथ मिक्स है, स्लरी वाला टाइप का मटेरियल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, इन सबको हम पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। देखो कैसे कैसे पाइपलाइंस बनाए हुए भैया, बहुत दूर दूर तक जाता है। देखो कैसे बताया हुआ है, नरकटिया से लेके असम के बीच में, नूनमती से बरौनी। देखो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, तो जल्दबाजी में वो लग रहा है। नरकटिया जो कि असम में पड़ता है, वहां से लेके नूनमती बरौनी तक पाइपलाइन है जिसके थ्रू ऑयल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
इसके अलावा कलोल से लेके कोयली गुजरात के अंदर, कलोल से लेके कोयली तक गुजरात में, और सलाया से लेके मथुरा तक, ये तो गुजरात के अंदर हो गया। दूसरा, ये सलाया गुजरात में पड़ता है और मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो सलाया से मथुरा तक की भी पाइपलाइन बनी हुई है। सोचो कितना दूर, वहां तक पाइपलाइन से ये पेट्रोलियम या बाकी चीजें ट्रांसफर की जाती हैं। पाइपलाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड फ्रॉम बॉम्बे हाई अप टू मुंबई कोस्ट। बॉम्बे हाई का है समंदर के अंदर, वहां से क्रूड ऑयल निकलता है और वो पाइपलाइन के थ्रू मुंबई के जो किनारा है ना, जो सी कोस्ट का एरिया, वहां तक आता है, समंदर के अंदर से किनारे तक। तो वहां तक पाइपलाइन के थ्रू ऑयल वगैरह आता है। गुजरात के अंदर नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कहां से? खंबात, धुआरन, कोयली, अहमदाबाद। ये पूरा एक लिंक है लंबा सा पाइपलाइंस का, इसके थ्रू नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ ना, स्पेशली गुजरात में, अपने यहाँ लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अब तो यार देखो, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, मोरबी, राजकोट, गांधीनगर नाम दिए हैं। इसके अलावा अभी लगभग हर शहर में धीरे धीरे गैस लाइन आ चुकी है, घर घर तक पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाया जाता है। तो ये सब पाइपलाइन का ही तो खेल है। तो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, बहुत सारा पैसा बचता है इसके थ्रू। अब क्या है? रोपवे। पहाड़ों में टंग के, रस्सियों पे टंग टंग के हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, दूर दूर तक। तो ये हमारा रोपवे, ठीक है। इंडिया में लगभग 100 जगह पर रोपवे चलते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, चेरापूंजी, हरिद्वार वगैरह वगैरह। ज्यादातर तो तीर्थ स्थलों पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा चेन्नई, मलाय हिल्स में भी चलते हैं। गुजरात के अंदर रोपवेज कहाँ है? पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, और ये गिरनार में बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट चल रहा है, पर अब वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। तो जो लोग गिरनार गए होंगे दर्शन करने, उन्हें पता होगा। तो पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, गिरनार, 4 जगह पर गुजरात में रोपवेज अवेलेबल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन की। मैसेजेस कैसे पहुंचाएंगे, संदेशा कैसे पहुंचाएंगे? गो कबूतर गो, वैसा करते थे पहले लोग, है ना, ऐसे गले में टांग देते थे या पैरों में बांध देते थे, ये कबूतर उड़ के जाता था। कबूतर ट्रेंड होते थे कि इनको कहाँ जाना है, इनको पता होता था, वहीं जाके उड़ते थे, ठीक है। तो वहां मैसेजेस इस तरह से पहुंचाते थे। फिर वो ढोल नगाड़ा बजाकर गांव गांव में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। आजकल तो क्या होता है भाई, मैसेज डालो मोबाइल में, सबको पहुंच जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ है, बट हम पुराने समय से इस तरह से कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं और धीरे धीरे इंप्रूव करते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है उस टाइम पर, ठीक है। पहले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, भाई ये आने वाला, अभी यहाँ पर ये चीजें होंगी, ऐसे इफेक्ट होंगे, आप वहां से हट जाओगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि भाई अब खत्म हो चुका है, वापस आ जाओ। तो ये सब बहुत मतलब इफेक्टिव रोल प्ले करता है नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर। द कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक। भाई कम्युनिकेशन का तो इंपॉर्टेंस है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, आपका सेफ्टी तो देख ही लिया कि भाई नेचुरल कैलामिटी के टाइम पर सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कहीं पर भी मतलब जो आजकल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, आपने कोई सामान भेजा, ठीक है, अब रास्ते में सामान है, जैसे यहाँ से आपने सामान भेजा, इन्फॉर्मेशन दे दो भाई सामान निकल गया है। आजकल अपने वो नहीं ट्रैकिंग करते हैं यार, कुछ अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओ तो वो भी दिखाता है कि आपका सामान कहाँ तक पहुंचा, आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मान लो दिल्ली से निकला है तो अभी कहाँ पहुंचा है, फिर अगले दिन कहीं पहुंचेगा, तो वो टाइम के साथ आपको एक डिटेल मिल जाती है। भाई कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ है तभी तो ट्रेड और हर चीज में उसका काफी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये तो तुमको मैंने बता दिया। 2 तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स डिवाइड किए गए हैं, एक है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, दूसरा है मास कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या? अब हम एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त दोस्त बात कर रहे हैं, फैमिली फैमिली बात कर रही है, तो दिस इज इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। जब एक जगह से इंफॉर्मेशन निकलकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। 2-4 लोग आपस में मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं मैसेजेस का, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया, जैसे कि भाई लोग आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं ईमेल्स के थ्रू वगैरह वगैरह। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आएगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्फलेट। अब एक कंपनी न्यूज़पेपर छाप रही है, कई लोग उस न्यूज को पढ़ रहे हैं, दैट इज मास कम्युनिकेशन। न्यूज चैनल्स के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर न्यूज चैनल पर सुधीर चौधरी बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह के चालू हो जाते हैं, तो कई लोग एक साथ देख रहे हैं, तो दैट इज मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया ये देख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा ये भी दिखाया, देखो आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह। तो आकाशवाणी वो रेडियो वाला, दूरदर्शन मतलब टीवी वाला। अब वो रेडियो वाले में मोदी जी भी आते हैं कई बार वो मन की बात करने के लिए, तो वो भाई मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स हो गए, ठीक है। अच्छा, देयर आर 415 रेडियो स्टेशन। इंडिया में 415 रेडियो स्टेशन हैं जो कि 23 लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करते हैं। और इसकी खासियत ये ना, एकदम दूर दूर के एरिया में, रिमोट एरियाज में भी हमारा रेडियो नेटवर्क पहुंचा हुआ है, और वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है,
जब टीवी का मतलब ये दौर चला ना, उसके पहले से रेडियो का दौर चलता था। अच्छा, अब ये रेडियोज के थ्रू नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, फिर न्यूज वूज के थ्रू पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब आजकल बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी चलते हैं, दूरदर्शन तो गवर्नमेंट वाला, उसके अलावा प्राइवेट वाला, तो आजकल हम प्राइवेट वाले तो देखते हैं, दूरदर्शन देखता कौन है जल्दी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स की मदद से कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में। हमने सैटेलाइट्स बहुत सारे बनाए हैं इंडिया ने, और ऐसे सैटेलाइट्स बनाए हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा एग्रीकल्चर को लेकर, वेदर को लेकर कोई फोरकास्ट करना है, ठीक है, फिर कहीं पर जमीन कैसी है उसकी स्टडी करनी है, वहाँ की सॉइल स्टडी करनी है, मिनरल्स अवेलेबल है कि नहीं उसकी स्टडी करनी है, ये सारा कामकाज हमारा आजकल सैटेलाइट्स की मदद से होता है। इंडिया इनसेट सीरीज की बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं इंडिया ने, जो कि हमको बहुत सारे काम करके देती हैं, जब वेदर फोरकास्ट करना हो, साइक्लोन के बारे में बताना हो, डिजास्टर्स के लेकर वार्निंग हो, सब बता देते हैं। इसके अलावा हमने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाए हैं। पहले सैटेलाइट्स बना के दूसरों से लॉन्च करवाते थे, फिर हमने खुद के व्हीकल्स मतलब रॉकेट्स बनाए जो हमारा खुद सैटेलाइट हम लोग खुद से लॉन्च कर सकते हैं। और खुद से लॉन्च करना तो छोड़ो, आजकल तो हम दूसरे देशों का भी लॉन्च करके दे रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने अभी 2-3 साल पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किया था, जिसमें हमारे तो कुछ 10-12 ही थे, बाकी सब दूसरे देशों के लॉन्च किए थे। तो पहले तो दूसरों के सहारे थे, अब खुद लॉन्च करके दूसरों को लॉन्च करके दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये PSLV वगैरह बताया, वही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए लगता है। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या है? ये रिमोट सेंसिंग मतलब हम दूर से ना हमारे जमीन को स्टडी करती हैं कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ मिनरल्स अवेलेबल है क्या, पेट्रोलियम अवेलेबल है क्या, ये सारी चीजें स्टडी करके हमको बताता है। ट्रेड, ट्रेड की बात करें, ट्रेड क्या है आपको पता ही है, बस ये बता दूं, दो तरह के होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल में क्या होगा, हम आपस में ही ट्रेड करेंगे, एक स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड कर रहा है, एक शहर दूसरे शहर से ट्रेड कर रहा है। अब जैसे पंजाब से व्हीट गुजरात में आ जाए, गुजरात से सॉल्ट वहां चला जाए, क्योंकि पंजाब में समंदर तो है नहीं तो वहां सॉल्ट बनता नहीं है, तो गुजरात में समंदर है तो सॉल्ट बनता है, यहाँ से वहां भेज दो, वहां से व्हीट यहाँ ले लो, वगैरह वगैरह, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट हम पूरी करते रहते हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड तो एक देश दूसरे देश के साथ सामान का एक्सचेंज कर रहा है। अब इसमें क्या बताना है, तो बताने जैसी चीज यहाँ ये है कि एक होता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या है, अब जब मान लो कि एक देश किसी, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, इंडिया की बात कर लेता हूं और दूसरा देश लेता हूं मैं, मान लो चाइना। तो इंडिया चाइना को सामान बेच रहा है 100 करोड़ का, ठीक है, तो हमने सामान दिया, हमको 100 करोड़ मिलना चाहिए। चाइना ने भी हमको सामान भेजा है कुछ जो हमारे रिक्वायरमेंट का है, उसने 500 करोड़ का भेज दिया, अब हमको उसको 500 करोड़ देना है। तो हमने तो 100 करोड़ का सामान बेचा और उसने हमको 500 करोड़ का सामान बेच दिया, तो कर्जा किसके ऊपर चढ़ गया, हमारे ऊपर। तो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है ना चाइना के साथ हो गया नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। तो ये अगर नेगेटिव ट्रेड बैलेंस बनता है वो बहुत बुरा होता है, जिसका हमारी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है, जिसका से हमारी करेंसी वीक हो जाती है। बोलते हैं ना कि डॉलर रुपया जो है डॉलर के कंपैरिजन वीक हो गया, एक डॉलर जो है इंडिया का 80-82 रुपये के बराबर हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उनका करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा वीक है। वो हमको ज्यादा महंगे सामान बेचते हैं, हम उनको सस्ता सामान बेचते हैं, तो हमारा उनके साथ नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट, मतलब जिसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, नेगेटिव ट्रेड बैलेंस होता है, इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो हमारा ये हो जाता है देशों के साथ, तो ये प्रॉब्लम है। अगर हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो वो कैसे बढ़ेगा भाई, आप ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, कम वैल्यू का प्रोडक्ट इंपोर्ट करो, तब आपके अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड है, आपका सर्विस सेक्टर डेवलप्ड है, सब कुछ अच्छा डेवलप्ड है, तो आप ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव करोगे ना, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं, ये तो सब मैंने आपको बता दिया। फिर है लिबरलाइजेशन के बाद से ऐसा बता रहे हैं, जब से लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, इंडिया का ट्रेड बैलेंस मोस्टली नेगेटिव है दूसरे देशों के साथ, ठीक है। तो ज्यादातर देशों से हम महंगा सामान खरीद रहे हैं और सस्ता सामान बेच रहे हैं, गेहूं चावल फ्रूट सब्जी ये सब दे रहे हैं, और हाई मतलब हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें खरीद रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा हमारा। अच्छा, फिर अपना ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसके तहत सभी देशों को कहा जाता है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए, हमारे यहाँ महंगा सामान बनाइए, हम दूसरे को बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाकर अपना ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव करेंगे। फिर बात करें आगे, इंपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ, तो इंडिया क्या इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, देखो कि जनरली आयरन जो है हमारे यहाँ, और कॉपर भी, हमने पीछे भी पढ़ा कि प्रोडक्शन तो होता है बट इतना सफिशिएंट नहीं है, जितना हमारा रिक्वायरमेंट उतना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनरल ऑयल ये सब भी हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट में क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट में क्या बोला, लिमिटेड पोर्शन प्रोडक्शन अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड। अच्छा,
only a limited portion of the production is allowed to be exported, so that its price may not increase। अच्छा ये भी चीज है, चीजों का एक्सपोर्ट जब किया जाता है ना तो एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि आपके यहाँ जितना प्रोडक्शन हुआ है सारा नहीं भेज देना है, अपने पास भी स्टॉक रखना है और बचा कुछ भेजना है। अब पता चला बहुत ज्यादा भेज दिया तो अपने देश में कमी हो गई तो वो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, अपने ही देश के लोगों को बहुत महंगी पड़ने लग जाएंगी, तो वो चीज नहीं चलेगा। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया जाता है, फिर बचा कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है, ऐसा बता रहे। अच्छा, हम जनरली क्या करते हैं, कुछ चीजों का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, सम गुड्स एंड देम एक्सपोर्ट देम। अच्छा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसका सामान बनाते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इंडियन एक्सपोर्ट्स में क्या क्या अवेलेबल है, आयरन ओर, देखो आयरन इंपोर्ट कर रहे हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आयरन ओर और आयरन फर्क है ना, ओर से फिर वो प्यूरिफिकेशन करके आगे चल के फिर आयरन बनता है, तो ओर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, साइकिल, पंखा, सिलाई मशीन, कार, रेलवे कोचेस, अब तो रेलवे कोचेस भी एक्सपोर्ट करने लग गए भाई दूसरे देशों को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अब ये तो बहुत ज्यादा हमारे देश का डेवलप हो रहा है, बहुत सस्ते में हम डेवलप करते हैं तो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जेमस्टोन्स, जानवरों की चमड़ियां, चमड़े से बने सामान, कॉटन के टेक्सटाइल, फिश, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, टी, कॉफी, जूट, ये सारी चीजें हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। कारबार सब बनाकर आजकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट हो रहा है, और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देश भी बढ़ेगा और आप भी आगे चल के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, तो ये जो ट्रेड बैलेंस नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लोगों में शेयर भी कर देना। बाय।